रीबर्थ ऑफ माई एनिमी एपिसोड 3। आयता अपने सर पर हाथ रखकर खुद से ही गॉड, लगता है आंटी ने गलत समझ लिया। बस वो पृथ्वी को कुछ ना बताए, नहीं तो और बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और मेरी गर्दन सच में इतनी ज्यादा दर्द क्यों कर रही है? जानवर ने तो लगभग मुझे कह ही लिया था, मुझे कुछ भी करके पहले फ्रेश होना चाहिए। खुद से ही इतना कहकर वो जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो खुद को फ्रेश करने लगती है। खुद को फ्रेश करने के बाद वो कमरे में आकर व्हाइट टी शर्ट और शॉर्ट पैंट पहनकर बिस्तर पर लेट जाती है। अपने दोनों हाथों को फैलाकर चेहरे पर पूरी तरह से उदासी थे। वह अपनी आंखें बंद करके जो जो हुआ उसे याद करने लगती है। उसके आंखों से आंसू आने लगे थे। अपने हाथों की मुठियां बनाकर वह गहरी सांस लेती है और अपनी आंखों को जैसे ही बोलते हैं तो उसकी गहरी काली आंखें पूरी तरह से लाल लाल हो चुकी थी, जिनमें बेइंतहा दर्द था। वो अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को दबाते हुए, अब मैं क्या करूं? कैसे मैं इस सिचुएशन से बाहर निकालूं? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत कुछ होने वाला है? ऋतिक, जिसे मेरी कोई ही परवाह ही नहीं है। मैं क्या कर रही हूं? या मैं जी रही हूं कि नहीं? मैं पैलेस में आई हूं कि नहीं? इससे उसे कोई भी मतलब ही नहीं है। कैसे इंसान है और खुद अपनी जिंदगी जी रहा है। अगर उसे यही सब करना था तो मुझसे शादी नहीं क्यों कर ली? अगर बदल ही पूरा करना था तो डिवोर्स दे देते। अब तो थक चुकी हुई इस इंसान से, और जो भी हो मुझसे बात करके ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ क्यों न करना पड़ेगा। खुद से ही इतना कहकर वो परेशान थी। यहां से वहां बिस्तर से करवटें बदलने लगती है। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैक हो चुका था। परेशानी उसके चेहरे पर दिख रही थी। वही फार्म हाउस में मोबाइल की रिंगटोन की आवाज की वजह से ऋतिक अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो उसके सीने पर उसे किसी का हाथ महसूस होने लगता है, जिससे वह अपने सर को सहलाकर अपने बालों पर हाथ फिर आने लगता है। वो साइड में देखा है तो एक नेकेड लड़की उसके लेटी हुई थी, जिसे देखकर वह गहरी सांस लेता है और उसका हाथ अपने सीने से हटकर मोबाइल को लिए वैसे ही बिना कपड़ों के बालकनी की तरफ चला जाता है। बालकनी में आकर वह अपने सर को दबाते हुए अपनी इरिटेटिंग वॉइस में, सुबह सुबह क्या हुआ है जो मुझे परेशान कर रही हो? ये सुनते हैं सामने से काजल गुस्से भरी आवाज में, ऋतिक, सुबह नहीं, दोपहर के 2 बज चुके हैं और अभी तक तुम ऑफिस नहीं आए हो। नहीं, तुम्हारे बारे में कोई पता लग पा रहा है। जितना हो सके उतना जल्दी ऑफिस में आ जाओ, एक बड़ी सी मुसीबत आ गई है। ये सुनकर ऋतिक एक परेशान होने लगता है। वह अपने सर को दबाते हुए, तुम ऐसी बातें मत करो जिससे मुझे परेशानी महसूस हो हुआ है, साफ साफ कहो। काजल ये सुनकर अपनी परेशानी भरी आवाज में, जो प्रोडक्ट दुबई और जापान में ट्रांसफर हुए हैं उन प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ फॉल्ट आया है, जिससे वो सभी प्रोडक्ट वापस देकर हमसे पैसे मांग रहे हैं। और उन पैसों को तुमने इन्वेस्ट किया है और तुम्हें पता है वह पैसे डूब चुके हैं। अभी सुबह सुबह ईमेल आए थे जिन पर तुमने इन्वेस्ट किया था, वो सारी कंपनियां डूब चुकी है। भगवान का शुक्र है कि अभी तक न्यूज में ऐसी कोई भी खबर नहीं आई है, पर पूरी तरह से प्रॉब्लम हो चुका है। समझ आ रहा है तुम्हें, जितना हो सके उतना जल्दी आ जाओ, अपनी बीवी के साथ बाद में रातें रंगीन करना। कॉल को कट कर देती है और वही यह सुनकर ऋतिक पीछे मुड़कर उसे लड़की को देखा है। वो लड़की उसके बीवी नहीं थी। ये देखकर वह गहरी सांस लेकर अपने कपड़े पहनकर अपने वॉलेट से कुछ पैसे निकालकर वही टेबल पर रखकर बाहर चला जाता है। ऋतिक अपनी कार को स्पीड में चलाकर जितना हो सके उतना जल्दी वो पैलेस के लिए निकल जाता है। पैलेस में आकर वो बिना किसी पर ध्यान दिए अपने कमरे की तरफ चला जाता है। वो कमरे में जैसे आता है कैमरा उसे खाली मिलता है। उसके हाथों की मुठियां बन जाती है। उसे समझने में देर नहीं लगती कि उसकी बीवी कमरे में बिल्कुल भी नहीं है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान न देकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। उसका मूड ऑफ ऐसा नहीं था कि वो कुछ कहे और ना ही उसके पास इतना वक्त था। वो फ्रेश होकर हाल में आ जाता है। वहां पर भी उसे आयता मिलती है। तभी वो औरत वहां पर आकर, ऋतिक बाबा आप आ गए, बेबी अभी कमरे में गई है। ऋतिक के सुनकर कुछ सोचते हुए, उसने कुछ खाया है? ये सुनकर वो औरत अपना सरना में हिला देती है तो ऋतिक अपने गुस्से भरी आवाज में, उसे जल्दी से जल्दी खाना दे दो और याद रहे उसका ध्यान रखना, कहते हुए वो से चला जाता है। और वही ऋतिक की बात को सुनकर औरत अपना सर हिलाकर मुस्कुराने लगती है और वो सर्वेंट की तरफ देखकर उन्हें सूप बनाने का ऑर्डर दे देती है। बजाज एंटरप्राइजेस। ऋतिक गुस्से में केबिन की तरफ जा रहा था। इस समय उसके चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा था। काजल वहां पर आ जाती है। वो उसके सामने पेपर्स को आगे करके,
इनमें हर एक प्रोडक्ट की हर एक इंफॉर्मेशन वहां से आई है। और बुरी बात यह है कि उन्होंने हमसे कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। उन्होंने कहा है कि वो डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट की वजह से उनके कस्टमर उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कल शाम तक का वक्त दिया है हमें उनके सारे पैसों को वापस करने का। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह लीगल उसे पर एक्शन ले लेंगे। और ऐसा हुआ तो मीडिया में हमारा नाम खराब हो जाएगा और मार्केट में वैल्यू गिरती जाएगी हमारे शेयर्स की। कहते कहते वो शांत हो जाती है और वही उसकी बात को सुनकर ऋतिक उन सारे पेपर्स को देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, प्रोडक्ट चेकिंग तो तुम्हारे डिपार्टमेंट से होते हैं तो इस बार इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो सकती है। ये सुनकर काजल गहरी सांस लेकर, मैंने प्रोडक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन निकली थी। ये प्रोडक्शन के मटेरियल में ही प्रॉब्लम था। वो फाइल हमारे पास आई नहीं, वो फाइल मैनेजर के पास रह गई। प्रॉब्लम इस बात का है कि अगर हमने ये सब मैनेजर के ऊपर डाल दिया तो इसे हमारी कंपनी और भी ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएगी। सभी को यही लगेगा कि यहाँ पर कोई भी वक्त पर ध्यान नहीं देता है। ऋतिक ये सुनकर आप अपने सर पर हाथ रख देता है। वो कुछ सोचते हुए अपने होठों पर सिगरेट रखकर, और मैंने जहां पर इन्वेस्ट किए थे उसकी कोई इन्फॉर्मेशन मिली, वह कैसे डूब सकते हैं। जहां तक मुझे पता था वह सारे एशिया और करोड़ों के ऊपर जाने वाले थे। फिर काजल ये सुनकर अपना सरना में हिलाते हुए, अभी तक इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रही है। मैं कोशिश तो कर रही हूं पर वहां से कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है सिवाय लॉस के। ऋतिक अपने सर पर हाथ रखकर सिगरेट को अपने होठों पर रखकर, अमाउंट कितनी है। काजल ये सुनकर उसके सामने फाइल को आगे करके, पहले तो हम प्रोडक्ट की बात कर रहे थे पर उन लोगों ने लीगल एक्शन को कैंसिल करने के भी पैसे चार्ज किए हैं और सब मिलकर करीबन 25 मिलियन यूएफएचसी के दाम। इतनी हमारी नेटवर्किंग नहीं है जितनी यह लोग अमाउंट मांग रहे हैं। हमारी कंपनी ज्यादा से ज्यादा एक साल का $100 मिलियन की इनकम करती है और अब तो इतनी प्रॉब्लम सारे और इतने लॉस हो चुके हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम इतने पैसे दे पाएंगे और ना ही मेरे पास इतना पैसा है कि मैं इन सभी को इतना दे सकूं। मैं कैसे दे सकता हूं। कहते हुए वो अपने सर पर हाथ रखकर अपने सर को दबाने लगता है। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी थी। काजल भी उसके सिचुएशन को समझकर कुछ सोचते हुए, किसी और से मदद नहीं ले सकते, कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद कर सके। ये सुनकर ऋतिक अपने होठों पर मजाकिया बड़ी मुस्कुराहट लिए, तुम्हें क्या लगता है कौन मदद करेगा। कल फार्म हाउस पर पूरी रात में रहा हूं, बिजनेसमैन से बात की है, सभी अपना प्रॉफिट निकल रहे हैं और कोई भी मुझे पैसे नहीं देगा। अब मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, मैं क्या करूं। इससे तो मैं पूरी तरह से रोड पर आ जाऊंगा और फैमिली को तक बर्बाद कर दूंगा। इतनी बड़ी पेनल्टी फीस कैसे भर सकता हूं मैं। ये सुनकर काजल कुछ नहीं कहती है और वही ऋतिक अपने सर पर हाथ रखकर सिगरेट को वही फेंकते हुए, अब मेरा चेहरा क्या देख रही हूं, जो कोई रास्ता निकालो, कोई ना कोई तो रास्ता मिलेगा, तब तक मैं यहां पर बैठकर सोचता हूं। काजल ये सुनकर अपना सर हिलाकर वहां से जाने लगती है और वही ऋतिक अपने सर पर हाथ रखकर सर को दबाने लगता है। वो केबिन के बने ग्लास वॉल की तरफ चला जाता है। ग्लास वॉल के सामने खड़ा होकर वो सामने आसमान को देखने लगता है। तभी उसका मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। वो बिना नाम देखे अपनी गुस्से भरी आवाज में, हेलो, सामने से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लगता है मिस्टर बजाज बहुत ज्यादा ही परेशान है। जिसने अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ रखा हुआ था, वो अपने रात को अपने सर से हटकर कॉलर आईडी पर देखा है तो अननोन नंबर था। वो कुछ समझ नहीं पता, वो कुछ सोचते हुए, तुम कौन हो, सामने से हंसती हुई आवाज सुनाई देता है। यू आर एनिमी मिस्टर बजाज। सामने वाली की बात को सुनकर ऋतिक बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मिस्टर ध्वस्त ओजस्वाल, आज मेरी याद आ गई, हैरानी हो रही है। मुझे ऐसी कौन सी खबर थी जो सुबह सुबह मेरी याद आ गई। क्या जान सकता हूँ आज अपने दुश्मन को कॉल कर रहे हो। कहीं करने का प्लान तो बना रखा नहीं है ना तुमने। अगर ऐसा है तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी कब्र खुदवान के लिए। ध्वस्त यह सुनकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए, काबर तुम्हारी खुदवाई जा रही है और बात तुम मेरी कर रहे हो। वैसे सुना है तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई, दिल को सुकून मिल रहा है। जिसने अपनी आंखें बंद करके अपने सर पर हाथ रखा हुआ था, वो अपने रात को अपने सर से हटकर कॉलर आईडी पर देखा है तो अननोन नंबर था। वो कुछ समझ नहीं पता, वो कुछ सोचते हुए, तुम कौन हो, सामने से हंसती हुई आवाज सुनाई देता है। यू आर एनिमी मिस्टर बजाज। सामने वाली की बात को सुनकर ऋतिक बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, मिस्टर ध्वस्त ओजस्वाल, आज मेरी याद आ गई, हैरानी हो रही है।
मुझे ऐसी कौन सी खबर थी जो सुबह सुबह मेरी याद आ गई? क्या जान सकता हूँ आज अपने दुश्मन को कॉल कर रहे हो? कहीं करने का प्लान तो बना रखा नहीं है ना तुमने? अगर ऐसा है तो मैं आ जाऊंगा तुम्हारी कब्र खुदवान के लिए। ध्वस्त यह सुनकर अपने होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट लिए। काबर तुम्हारी खुदवाई जा रही है और बात तुम मेरी कर रहे हो? वैसे सुना है तुम्हें बहुत बड़ा लॉस हो गया है। सुनकर बहुत खुशी हुई, दिल को सुकून मिल रहा है। ऋतिक के सुनकर अपने हाथों की मुठियां बनाकर अपने होठों पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए। मिस्टर ओजस्वल को वक्त कहाँ से मिलता है जो मेरी पूरी इन्फॉर्मेशन निकल रहे हैं? जहां तक मैं जानता हूं तो वक्त नहीं होता है। फिर आज कैसे वक्त मिल गया? क्या जान सकता हूं आखिर जो दुनिया को पता नहीं है वो तुम्हारे पास कैसे आ गया? ऋतिक की इस बात को सुनकर ध्वस्त बड़ी अजीब तरह से अपने केबिन में जो बैठा हुआ था ग्लास वॉल की तरफ बढ़ने लगता है। ग्लास वॉल की तरफ आकर वह पूरे मुंबई को देखकर अपने होठों पर हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट लिए। मिस्टर बजाज, लगता है तुम भूल गए हो तुम किसी से बात कर रहे हो और तुम तो दुश्मन हो मेरे। तुम्हारे तो हर एक खबर मेरे पास होनी चाहिए। तुम्हारे लिए बेटर ऑफर में देना चाहता हूँ। आखिर दुश्मन हो और इतने सालों से हम दुश्मनी निभा रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं? आज शाम 7 बजे हेल्थ क्लब। ऋतिक उसकी बात सुनकर अपने हाथों की मुठियां बनाकर, और तुम्हें क्या लगता है तुम बुलाओगे और मैं आ जाऊंगा? इतना कॉन्फिडेंस? ध्वस्त बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। तुम जानते हो यहां पर कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। अब एक प्यासे को कुएं के पास जाना ही होता है। प्यासा तुम हो, कुआं में हूं। आना है तो आओ, नहीं तो ये दुनिया वैसे भी जालिम है। कहकर वो कॉल को कट कर देता है और पीछे मुड़कर त्रिशूल की तरफ देखा है। त्रिशूल अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। उसके मन में सवाल थे। वो उसे ऐसे देखकर बड़े अजीब तरह से, त्रिशूल तुम्हें पता है सवाल इंसानों की जान भी लेता है। त्रिशूल ये सुनकर अपने गले से जैसे तैसे आवाज निकालकर कुछ सोचते हुए, बॉस एक बात समझ नहीं आ रही है कि आखिर आपको कॉन्फिडेंस है कि वह आएगा, मतलब उसके साथ दुश्मनी है और उसे ऐसा ना लगे कि आप उसके लिए कोई जाल बुन रहे हैं। ध्वस्त यह सुनकर अपने होठों पर हंसी लिए अपनी चेयर पर बैठते हुए, हाँ हाँ हाँ, इसमें गलत क्या है? जाल में तुम फंस चुका है, बाहर कैसे आएगा? और रही बात कॉन्फिडेंस की, तो मुझे अच्छे से पता है वो जरूर आएगा। टेबल बुक करना और पेपर तैयार करना, और याद नहीं कोई भी गलती हो रही चाहिए। त्रिशूल ये सुनकर अपना कर ही ना देता है और वहां से चला जाता है। त्रिशूल के जाने के बाद ध्वस्त अपने मोबाइल को निकालकर उसमें आयत की तस्वीरों को देखा है जो उसने कल रात निकली थी। वो तस्वीरों को देखकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, भागना चाहती हूं ना? अब देखो कितने तक भागती हो तुम, क्योंकि सारे रास्ता तो मैं हूं तुम्हारे और मंजिल भी तो मैं हूं। मुझसे ही तुम्हारा रास्ता शुरू होता है और मुझ पर ही तुम्हारा रास्ता खत्म होता है, इनोसेंट स्वीट हार्ट। कहकर वो बड़े अजीब तरह से उसे तस्वीरों पर अपनी उंगलियों को चलने लगता है। उसकी नीली आंखें अब चमकने लगी थी। कुछ था उसके आंखों में जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था। वो अपने हाथों की मुठियां बनाकर गहरी सांस लेकर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने उसके और आयता के पल याद आने लगते हैं। वो अपनी आंखों को खोलकर अपने हाथों को देखा है जहां पर आयता के नाखूनों के निशान थे, जिन्हें देखकर उसके होठों पर और भी ज्यादा गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। रात हो जाती है। बजाज पैलेस में अकेली ही आयता बैठी हुई थी। सोफे पर उसके चेहरे पर बिल्कुल भी एक्सप्रेशन नहीं थी। वो अपनी आंखें बंद करके वैसे ही सोफे पर अपना सर रखे हुए थे। वो तो सोचकर अपनी आंखों को खोलते हैं, अपने हाथों में मोबाइल तो ले लेती है, पर वो उसमें कुछ भी नहीं कर पाती। वो सिर्फ लेकर कुछ सोचते हुए कॉफी टेबल पर रख देती है और उसकी नज़र हाल पर आने वाले रास्ते की तरफ चली जाती है। उसे तरफ देख रही थी पर वहां पर कोई भी नहीं था। कुछ सोचकर वो अपने मोबाइल को हाथों में ले लेते हैं। वो एक नंबर को डायल करती है, तभी उसे किसी के आने का एहसास हो जाता है, जिससे वो अपनी नज़र तिरछी करके देखती है तो वहां पर ऋतिक आ रहा था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जिसे वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसे ऐसे देखकर आयता परेशान होने लगती है। एक पल के लिए तो उसका चेहरा फीका पड़ जाता है। वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाती है। वो अपनी जगह पर जैसे ही खड़ी होती है, ऋतिक उसे देखकर अपने गुस्से भरी आवाज में, बीवी क्या हुआ? पति को देखकर डर लग रहा है या गुस्सा आने लगा है? उसकी ऐसी बात को सुनकर पहले तो वो हैरान हो जाती है, फिर दूसरे ही पल कुछ सोचते हुए, डर क्यों लगे? ऐसा क्या किया है मैं? और गुस्सा आने की बात कर रहे हो तो गुस्से आने का काम भी तो कर रहे थे। रात से लेकर अब तक तुम्हारे नहीं हूं। फॉर्मा हाउस चले गए, रातें रंगीन कर रहे थे
एक बार भी तुमने मुझे कॉल करके यह नहीं पूछा कि मैं कहाँ पर हूँ। नहीं, तुम्हें मेरी कोई भी परवाह है, बल्कि तुम तो ऐसे हो जो आकर चले जाते हो, जैसे ना किसी से मतलब है। अगर इतना ही तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है तो मुझे छोड़ क्यों नहीं देते? तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया है, अब क्या बचा है मेरे पास? मेरी जिंदगी तो बर्बाद कर चुके हो तुम। कहते कहते वो गुस्से में उसे देखने लगती है। उसे ऐसे गुस्से में देखकर ऋतिक उसके पास आकर उसका हाथ को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ सकती है जो तुम मुझे ऐसा बोलो? मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे साथ? मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी क्या अभी अपना बना लूँ, पर अभी मेरा मूड नहीं है। मन कर रहा है तुम्हें इस कदर दर्द हो कि तुम उसे दर्द को भूलो ना। कहते हुए वह नफरत भरी नजरों से उसे देखने लगता है। उसकी ऐसी आंखों को देखकर उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसे क्यों बातें कर रहे हैं। वो सिर्फ गुस्से भरी नजरों से देखकर, आखिर तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है, क्या हुआ है, और तुम इतनी अजीब से बिहेवियर क्यों कर रहे हो? ऋतिक की सुनकर अपने होठों पर एक मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए। रात भर मेरी बीवी गायब थी, ये तो मैंने पूछा ही नहीं। तुम्हें बता सकते हो कि तुम रात भर किसके साथ थी? सुबह पैलेस में आ गई, वह भी दोपहर में ड्राइवर तुम्हें लेने के लिए आया था, पर तुम गायब हो गई थी। कहना चाहोगे इस बारे में? ऋतिक की इस बात को सुनकर आयता का पूरा चेहरा फीका पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे, उसके सवाल का जवाब वह क्या दे। वो खामोश हो जाती है। उसके खामोशी को देखकर वो अपने होठों पर मुस्कुराहट लिए। तुम अपने उसे दोस्त के पास चली गई थी ना, जो तुम्हें छोड़कर चला गया था, जिसने तुम्हारा मेरे यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया था। तो सही कहा ना, उसी के पास थी ना। पूरी रात तुम उसके साथ रही क्यों? दोनों के रिश्ते के बारे में तुमने क्या कहा? उसे बताया तो होगा कि हम दोनों ने कितनी बार सेक्स किया है, कितनी बार एक दूसरे के साथ अलग अलग पोजीशन में किया है। ये सुनते ही उसे इतनी घिन आती है। उसकी बातों से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे अपने से दूर करके अपने गुस्से भरी आवाज में, ये क्यों बदतमीजी है तुम्हारे, और यह क्या कह रहे हो तुम? आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो, और यह सब क्यों लगा रखा है तुमने? लगता है तुमने पी रखी है और खुद हैंडल नहीं कर पा रहे हो। बेहतर रही है कि सुबह हम इस बारे में बात करेंगे, पहले ही तुम्हारी आंखें लाल हो चुकी है। पता नहीं अब किसी लड़की के साथ तुम क्या करके आए हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। माना मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मेरी जिंदगी इस कदर बर्बाद कर दोगे। अगर तुम्हें इतनी नफरत हो रही है मुझे, तो थप्पड़ मारो, अपने गुस्से को का पूरी तरह से निकाल दो, बात से निकाले। पर भगवान के लिए मुझे कुछ मत कहना, पहले ही मुझे तुमसे नफरत होने लगी है। ऐसा ना हो कि मैं तुमसे हमेशा के लिए नफरत करूं, और नफरत से कोई रिश्ता आगे नहीं जाता है मिस्टर बजाज। ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, जो रिश्ता पानी में सिर्फ तैरता रहना वो कभी भी डूब सकता है। कहते हुए वो गुस्से में जाने लगती है। तब भी ऋतिक उसे देखकर कुछ सोचते हुए, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना? चलो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, पर एक शर्त पर। ऋतिक की बातों से उसके कदम रुक जाते हैं। वो भरी हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह ना समझी वाले चेहरे के साथ उसे देखते हैं, जहां ऋतिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अपने पास ऋतिक को आते हुए देखकर उसके कदम पीछे हो जाते हैं। वो अपनी गहरी काली आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ पर काम रहते जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ऋतिक उसके पास आकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगता है। और ये देखकर आयता बस उसे देखते ही रह जाती है। वो कुछ कहती नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है। तभी वो उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता है। कहते हुए वो गुस्से में जाने लगती है। तब भी ऋतिक उसे देखकर कुछ सोचते हुए, तुम्हें मुझसे डिवोर्स चाहिए ना? चलो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, पर एक शर्त पर। ऋतिक की बातों से उसके कदम रुक जाते हैं। वो भरी हैरानी भरी नजरों से उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह ना समझी वाले चेहरे के साथ उसे देखते हैं, जहां ऋतिक उसकी तरफ बढ़ने लगता है। अपने पास ऋतिक को आते हुए देखकर उसके कदम पीछे हो जाते हैं। वो अपनी गहरी काली आंखों को बड़ा बड़ा करके उसे देखने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके हाथ पर काम रहते जैसे कुछ बुरा होने वाला है। ऋतिक उसके पास आकर बड़े अजीब तरह से मुस्कुराते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे करके अपनी गर्दन तिरछी करके उसे देखने लगता है। और ये देखकर आयता बस उसे देखते ही रह जाती है। वो कुछ कहती नहीं है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या होने वाला है।
तभी वो उसकी कमर पर हाथ रखकर अपनी तरफ खींच लेता है। ये देखकर आयता चेहरा पूरी तरह से फीका पड़ जाता है। उसके चेहरे पर परेशानी आने लगती है। वो उसके सीने पर हाथ रखकर, यह क्या कर रहे हो तुम ऋतिक, तुमने कहा था कि तुम मुझे हाथ नहीं लगाओगे। कहते कहते वो उसे आंखें दिखाने लगते हैं। वही उसके ऐसे देखने भर से ऋतिक बड़ी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए, हाथ नहीं लगाना चाहता हूं पर अब कुछ सोचकर मैं चाहता हूं कि कुछ तो अलग हो जाए। आखिर तुम मेरी बीवी हो। बहुत गुस्सा हो रही हो, आखिर तुम्हारे होते हुए तुम्हारा पति दूसरी लड़कियों के साथ। कहते कहते उसकी कमर पर वैसे ही हाथ रख उसे अपने नजदीक करके उसके कानों में अपनी गर्म सांसें छोड़कर अपनी मदहोश करने वाली आवाज में, तुम्हें भी अब शादी के बाद कुछ चीजों के बारे में जानना चाहिए, और वो सारी चीज मैं तुम्हें सिखाऊंगा। बहुत गुस्सा आ रहा है ना। आखिर बीवी को कैसे बर्दाश्त हो सकता है उसका पति किसी और के साथ, इसी वजह से तुम गुस्सा हो रही हो ना। उसकी ऐसी बकवास बातों को सुनकर आयता उसके सीने पर अपना हाथ रखकर उसे अपने से दूर करके अपनी गुस्से भरी आवाज में, बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें गलतफहमियां हुई है। मैं इस वजह से बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूं। मुझे तुम मतलबी नहीं है तुम किसी लड़की के साथ क्या करते हो। बस मेरा पीछा छोड़ दो जिससे मैं अपनी जिंदगी में कुछ कर सकूं। ये सुनते हैं ऋतिक का अपने होठों पर और भी अजीब मुस्कुराहट लिए। रियली, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा पीछा ऐसे छोड़ सकता हूं। डिवोर्स तो मैं तुम्हें देना चाहता हूं, देकर रहूंगा, परेशान मत हो उससे पहले। कहकर उसके गर्दन पर अपने होठों को रखना ही वाला था कि आयता अपने से दूर करके जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार देती है। उसकी आवाज से सभी सर्वेंट उसे तरफ देखने लगते हैं। आयता ऋतिक के कॉलर को पकड़ लेती है। अब उसके सबर का बांध टूट चुका था। उसकी कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, आखिर किस मिट्टी के बने हो तुम, तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं है। एक तरफ मुझे डिवोर्स देना चाहते हो और दूसरी तरफ जो रिश्ता बना भी नहीं है उसे तुम तोड़ने की बात कर रहे हो। अगर 2 दिन में तुम्हें ये रिश्ता तोड़ना ही था तो पहले ही बता देते ये सब। तुम्हारी वजह से आज मुझे अपना सर झुकते हुए महसूस हो रहा है। जिस आयता ने कभी न हारने का ठान लिया था, तुम जैसे दरिंदे ने बेबस कर दिया है। तुम्हारी वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो रही है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। तुम जिस दिन मेरी जिंदगी में आए, उसे दिन से ही मेरी जिंदगी में बर्बादी आने लगी। तुम एक मनहूस हो, जो किसी की भी जिंदगी में आकर उसे बर्बाद कर देते हो। तुम्हारे अंदर थोड़ी भी शर्म नहीं है। तुम्हारी खुद की एक बहन है, सोचो जो तुम मेरे साथ कर रहे हो वही तुम्हारी बहन के साथ कोई करे तो तब तो तुम्हारा खून खोलने लगेगा ना। आखिर वह तुम्हारी बहन और मैं तुम्हारी बीवी, एक इंसान बनो, जानवर तो हर कोई बनता है। कहते कहते वो उसकी कॉलर को छोड़कर अपने होठों पर दर्द भरी मुस्कुराहट लिए उससे ऊपर से नीचे तक देखकर, क्या देखना चाहते थे, मुझे टूटा हुआ देखना चाहते थे ना। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वह भी टूट चुकी है। वो सब कुछ खत्म हो चुका है। कुछ भी नहीं रहा है मेरे पास, शिव ये बेबसी और तुम जैसा पति, जिसे ना किसी की समझ है, किसी की फिक्र। एक लड़की के साथ तुमने शादी की है, उसकी जिम्मेदारी अपने ऊपर रखी है, और फिर भी तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। वो लड़की मारे या जिए, फैमिली तक ने मेरी इंसल्ट कर दी। उन्होंने तो क्या कुछ नहीं कहा। तुम ऐसे लड़के हो जिसे बीवी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं है। बीवी पर कोई उंगली तब उठता है जब उसका पति नहीं उसका साथ ना दे। उसके सामने खड़ी होकर तालियां बजाते हुए हंसकर, तुम्हें तो तालियां बजाना चाहिए। कोई भी आकर तुम्हारी बीवी को कुछ भी बोलकर चला जाता है। भूल रहे हो, बीवी को कोई तब नहीं बोलना जब उसकी पति की पावर होती है। कोई भी ऐसे ही किसी की बीवी को नहीं कहता। पति साथ हो तो कोई आंख उठाकर भी देखा नहीं है, और तुम्हारे साथ होने के बाद भी लोग ऐसे नजरों से देखते हैं कि मुझे कहने में भी शर्म आ रही है। तुम्हारी दुश्मन की वजह से भी मैं बर्बाद हो गई हूँ। कौन से जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे। कहते हुए वो गुस्से में उसे देखने लगती है। उसकी पूरी बॉडी गुस्से में कांप रही थी। वो गुस्से में वहां से जाने लगती है, और उससे पहले ही एक जोरदार तमाशा की आवाज पूरे पैलेस में गूंजने लगती है। और ये तमाचा ऋतिक ने आयता के गालों पर मारा था। आयता जमीन पर गिर चुकी थी, होठों से खून आ रहा था, गाल पूरी तरह से सूज चुका था। ऋतिक उसे देखकर अपने होठों पर मजाकिया भरी मुस्कुराहट लिए उसके बालों को मुट्ठियों में भर रखकर, तुम्हें क्या लगता है तुम अगर मुझे थप्पड़ मारोगी और यह सब कहोगी तो मैं सुनूंगा। बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे बारे में पता नहीं है, तुम्हारी माँ के बारे में पता नहीं है। तुम उसे औरत की बेटी हो, जैसे ये तक नहीं पता है उसका पति कौन है। तुम किसकी बेटी हो ये भी नहीं पता है। यहां तक कि जिस इंसान के साथ तुम्हारी माँ ने शादी की है, तुम उसकी बेटी तक नहीं हो।
उसे इंसान ने खुद ही सुसाइड कर लिया और कह रही हो कि मेरे आंसर इंसानियत नहीं है। तुम जैसे लड़की हुई जिसके खून का ही कोई आता पता नहीं है, उसके बदले इंसानियत कौन रखेगा? और तुम्हें कौन सा घमंड है? कुछ भी नहीं है तुम्हारे पास सिवाय लोगों के बिस्तर गर्म करने के। शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हें अपनी बीवी बनाया है, नहीं तो अभी तक किसी कोठे में होती तुम। कहते हुए उसके बालों को खींचने लगता है। आयता ये सुनकर पूरी तरह से फ्रिज हो चुकी थी। वो उसकी आंखों में देखकर उसे भारी आवाज में, तुम कुछ भी कहां पर मेरी मां को कुछ मत कहना, वो बिल्कुल ऐस बड़ी ही नहीं है। तुम जैसी घटिया तो वो बिल्कुल भी नहीं है। एक बात अच्छे से याद रखना, मैं सब कुछ सह सकती हूँ, पर अपनी माँ के बारे में कोई कुछ गलत बोले यह मैं नहीं सह सकती। ऋतिक की यह सुनकर अपने होठों पर वैसे ही मुस्कुराहट लिए अपनी खोलती हुई आवाज में, पर जो हकीकत है उसे सहन तो तुम्हें होगा ही। तुम्हें भरोसा नहीं है तो जाकर डीएनए रिपोर्ट करो। तुम्हारे पापा का कोई ना कोई तो सैंपल होगा, नहीं तो अपने चाचा के पास चले जाओ, वो तुम्हें सच्चाई बताएंगे। नहीं तो अपनी माँ से ही पूछ लो, सबसे बेस्ट रहेगा। हॉस्पिटल में है, परेशान मत हो, जिंदा है, मरी नहीं है अभी तक, और मेरे होते हुए तो बिल्कुल भी नहीं। आखिर सारी मेडिकल फीस तो मैं ही भर रहा हूँ। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी माँ का ऑपरेशन करने के लिए पैसे दिए हैं, नहीं तो अभी तक तुम्हारी माँ इस दुनिया से कब की है अलविदा कह देती। कहते हुए वो हंसने लगता है। उसकी आवाज में मजाक था, उसकी बेबसी पर एक हंसी थी, जिसे सुनकर आयता खुद को टूटा हुआ महसूस हो रहा था। ऋतिक का अपनी जगह पर खड़ा होकर अपनी गुस्से पर आवाज में, मुझे थप्पड़ मारा है ना, अभी थप्पड़ का जवाब तुम्हें बहुत अच्छी तरह से मिलने वाला है। दफा हो जाओ इस पैलेस से, और जहां जाना है वहां जा सकती हूँ। तुम्हारा वो चाचा चाची के दरवाजे तो बंद हो गए हैं। यही बात हॉस्पिटल की फीस अभी जो मैंने भारी है, उसके लिए भी मैंने अप्लाई कर दिया है। बहुत जल्दी फीस मुझे मिल जाएगी। मुझे देखना है कि तुम कैसे ये सब अकेले हैंडल करती हो। अगर तुमसे नहीं हुआ ना तो तुम्हारा पति इतना भी जालिम नहीं है। आकर मेरे सामने घुटने टेक दो और खुद के कपड़े उतार देना, तब मैं इस बारे में सोचूंगा। कहकर वो अपनी ठंडी आंखों से साइड में खड़े उन दोनों सर्वेंट की तरफ देखकर, अब तुम दोनों देख क्या रही हो, इसे बाहर निकालो और तब तक इस आने मत देना जब तक मैं नहीं कहता। कहकर वो वहां से चला जाता है। बाहर ठंड का मौसम था, ठंड बहुत ज्यादा थी, और आयता ने लूज टी शर्ट और शॉर्ट पहने हुई थी। वो दोनों ही उसे लेकर जा रहे थे। आयता पैलेस के बाहर आ चुकी थी। वो एक नज़र पैलेस को देखते हैं और वहां से अपने कदम ले जाने लगते हैं। वो बिना चप्पल के वहां से जा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, होठों से खून आ रहा था, हवाएं चल रही थी, ठंड बहुत ज्यादा थी। पैरों में उसके पत्थर लग रहे थे, पर फिर भी वो चल रही थी। उसे सामने मानो दुनिया ही नहीं दिख रही थी। वो ऋतिक की बातों के बारे में सोचने लगी थी। आयता एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वो अपने सर पर हाथ रखकर रखना लड़खड़ा की आवाज में, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं। ये झूठ है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहा है। मैं कैसे उसकी बातों के बारे में सोच सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे जैसे घटिया इंसान की बातों में नहीं आ सकती। कहते कहते वो अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने सर पर हाथ रखने लगती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सामने से कां की रोशनी आने लगती है, जिससे वो जमीन पर बैठ जाती है और अपनी आंख के डर की वजह से बंद कर लेती है। पैरों में उसके पत्थर लग रहे थे, पर फिर भी वो चल रही थी। उसे सामने मानो दुनिया ही नहीं दिख रही थी। वो ऋतिक की बातों के बारे में सोचने लगी थी। आयता एक जगह पर आकर बैठ जाते हैं। वो अपने सर पर हाथ रखकर रखना लड़खड़ा की आवाज में, ये सब झूठ है, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे मेरे पापा बिल्कुल भी नहीं। ये झूठ है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ कह रहा है। मैं कैसे उसकी बातों के बारे में सोच सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मैं उसे जैसे घटिया इंसान की बातों में नहीं आ सकती। कहते कहते वो अपनी जगह पर खड़ी होकर अपने सर पर हाथ रखने लगती है। उसके आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी सामने से कां की रोशनी आने लगती है, जिससे वो जमीन पर बैठ जाती है और अपनी आंख के डर की वजह से बंद कर लेती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है, तभी वो बेहोश हो जाती है। कां भी रुक जाती है। उसमें से आ जाता है ध्वस्त, जो शायद उसे ही मिलने आ गया था। वो जब बाहर आता है तब उसे सामने आयता आती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से परेशान होने लगता है। वह बेहोश हो गई थी, और उसे बेहोश देखकर वह और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो सपने गोद में उठाकर सामने खड़े त्रिशूल की तरफ देखकर अपनी ठंडी आवाज में, जल्दी से जल्दी डॉक्टर को बुला पैलेस के अंदर।
कहकर वो उसे अपनी कार की बैक सीट पर बैठा देता है और उसके सर को अपने सीने से लगा लेता है। चेहरे पर उसके कुछ था जो बहुत ज्यादा अजीब था। त्रिशूल अपने बॉस को देखा है, जो आज से पहले ऐसे कभी रिएक्ट नहीं करते थे जैसे अब कर रहे हैं। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर वो इतना समझ चुका था कि उनकी गोद में जो लड़की है वो उनके लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ध्वस्त आयता के चेहरे को देखा है। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसका गाल सूज चुका था, जैसे किसी ने थप्पड़ मारा है। यहां तक कि उसके होठों से खून भी आ रहा था। उसे ऐसे देखकर वो और भी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। पूरा चेहरा ठंडा पड़ चुका था। आयता बालों को सहलाकर वो उसे अपने सीने से लगाकर बस उसके चेहरे को देखे जा रहा था। उसने एक बार भी अपनी नजरें नहीं हटाई थी। उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ उसकी ही तरफ थी। पैलेस के अंदर आ जाते हैं। ध्वस्त आयता को अपनी गोद में उठाकर पैलेस के अंदर ले जाता है। सभी अपना सर झुका लेते हैं। वो बिना किसी पर ध्यान दिए वहां पर चला जाता है। बेडरूम में आकर वह देखता है तो पहले ही डॉक्टर की टीम अपना सर झुका हुई थी। वो फीमेल डॉक्टर्स लाइन में खड़े हो चुके थे। ध्वस्त अपनी गोद में लाई हुई आयता बिस्तर पर लेटकर उसके सर को अपनी गोद में रख देता है। वो फीमेल डॉक्टर उसके हाथ को देखकर उसकी आंखों को खोलना लगती है। वो उसके चेहरे को देखकर गहरी सांस लेते हुए ध्वस्त की तरफ देखकर, आपकी वाइफ को कोई चीज है जो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है। आंखों से देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा रो रही थी और परेशान भी है। कोई चीज है जो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। जब उनको होश आ जाएगा तब उसे चीज का कोई जिक्र ना करिए। कोई चीज ऐसी होती है जो इंसान के किसी पास से जुड़ी हो या उसके इमोशन से जुड़ी हो, वो उन्हें इतनी ज्यादा परेशान करने लगते हैं कि उनका जिक्र से ही वह इंसान अंदर से टूट जाता है। कभी कभी ऐसी चीज उन्हें पैरालाइज भी करती है और कोमा में जाने के भी चांसेस होते हैं। कहकर वो वहां से चली जाती है। वही यह सुनकर ध्वस्त मासूम सी अपनी गोद में आंखें बंद की हुई आयता को देखने लगता है। फिर उसके बालों को सहलाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट को डाल देता है और अपनी जगह पर खड़ा होकर वहां से बाहर आ जाता है। बाहर पहले ही त्रिशूल अपना सर झुकाए हुए खड़ा था। ध्वस्तु अपने शर्ट के 2 बटन को खोलकर होठों के बीचों बीच सिगरेट को रखकर उसे जलते हुए अपनी ठंडी आवाज में, पता लगाओ बजाज पैलेस में हुआ क्या था। थप्पड़ के निशान कैसे आ गए मेरे स्वीट हार्ट पर। हर एक इंफॉर्मेशन निकालकर मुझे चाहिए। और हाँ, ऋतिक बजाज के पास पेपर से जाने चाहिए। त्रिशूल ये सुनकर अपना सर हिला देता है। वो वहां से चला जाता है। ध्वस्त कमरे में आकर आयता का मुरझाया हुआ चेहरा देखा है। वो वॉशरूम में जाकर ठंडे पानी से कपड़े को भिगोकर लाता है। वो आयता के चेहरे को अच्छे से करने के बाद उसके बॉडी को क्लीन करने लगता है। वो उसके कपड़ों उत्तक को चेंज कर देता है और उसके ऊपर ब्लैंकेट को डालकर खुद वॉशरूम में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ बजाज पैलेस में काजल वहां पर आ गई थी। इस समय उसके चेहरे पर परेशानी आती पाइल्स उसके हाथों में थी। एक सर्वेंट वहां पर आ जाती है, जिसे देखकर, ऋतिक कहां पर है? वो सर्वेंट अपना सर झुकाए हुए मलिक स्टडी रूम में है। काजल इस पर कुछ कहती नहीं है। वो वहां से चली जाती है। वो वहां से स्टडी रूम में की तरह बढ़ने लगती है। स्टडी रूम में वह जैसे ही आती है तो उसे ऋतिक मिलता है, जो इस समय किसी गहरी सोच में दिख रहा था। वो उसके पास आकर मुस्कुराते हुए, क्या हुआ है, इतना ज्यादा परेशान लग रहे हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने बहुत सारे क्लाइंट से बात की है, यहाँ तक कि कुछ बिजनेसमैन से बात कर ली है। वो हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं। थोड़े पैसों का प्रॉब्लम हो रहा है, वो भी बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। ऋतिक के पास चली जाती है, जो चेयर पर बैठा हुआ था। वो उसके कंधे पर हाथ रखकर उसके कंधे को मसाज देते हुए, क्या हुआ है? आजकल तो तुम मुझ पर अपना ध्यान ही नहीं दे रहे हो। यहाँ पर मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही है और तुम हो जो मेरी परेशानी को समझ ही नहीं रहे हो। कहकर उसकी गोद में जाकर बैठ जाती है और वही उसके बात को सुनकर और उसका ऐसे गोद में बैठे हुए देखकर अपने गुस्से भरी आंखों से उसे देखकर, काजल मैनर्स, कितनी बार कहा है हम दोनों में कुछ लिमिट से और लिमिट को क्रॉस करने की सोचना भी मत। ये सुनते ही काजल वाले गहरी सांस लेकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए उसके गोद से खड़ी हो जाती है और उसकी आंखों में देखते हुए, मुझे पता है और मैं अनलिमिटेड को कभी भी क्रॉस नहीं करूंगी। वैसे भी तुम्हारी बीवी तो दिख नहीं रही है तो सोचा मैं तुम्हें कुछ हेल्प कर दूं। बहुत ज्यादा परेशान हूं और इस समय तुम्हें किसी की जरूरत होगी। कहकर वो उसके बेल्ट की तरफ अपने हाथों को ले जाती है। अपनी बीवी का जिक्र सुनकर ऋतिक को याद आ जाता है कि अभी तक उसने आयता पैलेस के अंदर लाया ही नहीं है।
वो काजल का हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर कर देता है और रूम से बाहर निकल जाता है। काजल उसका ऐसे जाने से हैरान हो जाती है, पीछे उसका नाम लेने लगती है, पर ऋतिक वहां पर एक पल भी नहीं रुकता और वहां से चला जाता है। वह भी उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ऋतिक हाल में आकर उन दोनों सर्वेंट की तरफ देखा है जो वहां पर खड़ी थी, उन दोनों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए, अभी तक वो आए क्यों नहीं, पैलेस में लेकर आओ उसे जल्दी से। कहते कहते वो गुस्से में उसे देखने लगता है और यह सुनकर वो दोनों सर्वेंट भागते हुए चली जाती है। वो दोनों बाहर आकर पैलेस के देखी है तो वहां पर आयता कहीं पर भी नहीं दिखती है, जिससे वो दोनों और भी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। वो चारों तरफ देखते हैं, कहीं पर भी नहीं थी। यहां तक कि वॉचमैन से पूछता है तो वह बताता है कि वह पहले ही वहां से जा चुकी है। ये सुनकर वो दोनों और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अंदर ऋतिक आग बबूला हो चुका था। उसे तो लगा था आयता पास आएगी, अपने घुटनों के बल बैठकर माफी मांगेगा, पर उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। और वही काजल ऋतिक को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा था। उसे थोड़ा थोड़ा समझ आ चुका था। तभी वहां पर सर्वेंट आ जाते हैं। वो दोनों ही अपना सर झुका लेते हैं। ऋतिक उन दोनों की तरफ देखकर गुस्से भरी आवाज में, क्या हुआ, तुम दोनों ऐसे क्यों आ रही हो, मेरी बीवी कहां पर है? ये सुनकर वो दोनों सर्वेंट एक दूसरे को देखते हैं। उनमें से एक अपनी लड़खड़ा की आवाज में, मलिक मलिक मैडम कहीं गायब हो गई है, कहीं भी मिल नहीं पा रही है। चारों तरफ देखा, यहां तक कि वॉचमैन कह रहा था कि वो वहां से जा चुकी है। ये सुनकर ऋतिक अपनी जगह पर खड़ा होकर परेशान होते हुए, ये बेवकूफ लड़की अब कहां पर चली गई, इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है उसके लिए। सच में ये लड़की ना एक बार मेरे हाथ में आ जाए, इस तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुना तो इसे आता नहीं है और बस अपनी मन की करना है। काजल ऋतिक की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, ऋतिक ये सब है क्या? तुम्हें पता है मैंने जो पेपर से है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम उसे लड़की के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हो। ओजसवाल इंडस्ट्रीज पेपर्स आए हैं, उन पर तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए, बाद में उसे ढूंढ लेना, यहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। ऋतिक की सुनकर उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए, तुम पागल हो गई हो काजल, तुम जानती हो वह मेरी बीवी है, उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। वो कहाँ पर है? उसका नाम जुड़ा है मुझसे। अपना मुंह बंद करो, बाद में पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा, तुम यहां से दफा हो जाओ, मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। कहकर वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर वहां से जाने लगता है और काजल पैर पटक कर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ये सुनकर ऋतिक अपनी जगह पर खड़ा होकर परेशान होते हुए, ये बेवकूफ लड़की अब कहां पर चली गई, इतनी रात को अकेले जाना सेफ नहीं है उसके लिए। सच में ये लड़की ना एक बार मेरे हाथ में आ जाए, इस तो मैं छोड़ूंगा नहीं। सुना तो इसे आता नहीं है और बस अपनी मन की करना है। काजल ऋतिक की तरफ देखकर अपनी गुस्से भरी आवाज में, ऋतिक ये सब है क्या? तुम्हें पता है मैंने जो पेपर से है वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और तुम उसे लड़की के लिए यहाँ पर परेशान हो रहे हो। ओजसवाल इंडस्ट्रीज पेपर्स आए हैं, उन पर तुम्हारी सिग्नेचर चाहिए, बाद में उसे ढूंढ लेना, यहाँ पर परेशानी बढ़ती जा रही है। ऋतिक की सुनकर उसे गुस्से भरी आंखों से देखते हुए, तुम पागल हो गई हो काजल, तुम जानती हो वह मेरी बीवी है, उसके बारे में मुझे जानना चाहिए। वो कहाँ पर है? उसका नाम जुड़ा है मुझसे। अपना मुंह बंद करो, बाद में पेपर पर सिग्नेचर कर दूंगा, तुम यहां से दफा हो जाओ, मुझे मेरी बीवी को ढूंढना है। कहकर वो उसे गुस्से भरी नजरों से देखकर वहां से जाने लगता है और काजल पैर पटक कर उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। ऋतिक पहले तो चारों तरफ देखा है, फिर अपनी बाइक को लेकर वो आयता को ढूंढने के लिए लग जाता है, पर वह से कहीं पर भी नहीं मिल पा रही थी। हर तरफ पूछने के बाद भी वह परेशान सा घर पर आ जाता है। उसने बहुत बार उसे कॉल भी ट्राई किया था, पर उसने एक बार भी उसका कॉल नहीं उठाया था क्योंकि उसका मोबाइल तो घर पर था। सुबह का वक्त हो जाता है। आयता धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देती है। वो जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो वैसे ही उसे हल्का हल्का सा अपने गाल पर दर्द होता है, जहां पर ऋतिक ने थप्पड़ मारा था। वो अपनी गाल को अपने हाथों से सहलाने लगते हैं। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द आने लगता है। उसके मुंह से अपने आप दर्द से निकल जाता है। उसकी आंखें हल्की हल्की लाल लाल होने लगती है। वो जैसे तैसे करके बिस्तर पर बैठ जाती है और खुद को देखते हैं। उसके कपड़े चेंज हो चुके थे, जिससे वह हैरान हो गई थी। वह चारों तरफ देखती है तो रूम पूरी तरह से खाली था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह है कहां पर। वह अपने सर पर हल्का हल्का जोर देने के बाद उसे समझने में देर नहीं लगती कि यह ध्वस्त का बेडरूम है,
वो हैरान हो गई थी कि वह ध्वस्त के बेडरूम में क्या कर रहे हैं। वो अपने सर पर हाथ रखकर हल्के हल्के हाथों से अपने सर को दबाते हुए, है भगवान मैं कहाँ पर आ गए, और यह सब क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मेरे सर इतना दर्द कर रहा है मुझे तो। कहते हुए वो खामोश हो जाती है। उसे याद आ जाता है कि ऋतिक में कैसे उसे थप्पड़ मारा था और क्या कुछ नहीं कहा था। ये याद करके उसके दिल में एक खंजर की तरह उसकी बातें चुभने लगते हैं। उसे दर्द करने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके अपने आंखों में आए हुए आंसुओं को अपने हाथों से पोंछ देती है और एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करती है। तभी वो अपनी नजरें तिरछी करके देखती है तो वॉशरूम का दरवाजा खुलने को हुआ था, जिसे देखकर वो जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाल देती है और वह ऐसे ब्लैंकेट को डालते हैं वही वॉशरूम का दरवाजा खुल जाता है। उसमें से बाहर आ जाता है ध्वस्त, जिसने व्हाइट कलर का टॉवल ही सिर्फ अपने ऊपर लपेटा हुआ था। अपनी तिरछी नजरों से बिस्तर की तरफ देखता है जहां पर आयता ब्लैंकेट डाला हुआ था। वो उसे उससे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। एक जगह पर जाकर उसकी नजर रुक जाती है। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। वो कुछ सोचते हुए बड़े अजीब तरह से मुस्कुराकर वहां से जाने लगता है। वो क्लोजिंग रूम में चला जाता है। आयता उसे क्लोजिंग रूम में जाते हुए देखकर अपने सीने पर हाथ रखकर गहरी सांस लेकर, अच्छा हुआ इस बेशर्म ने यहाँ पर कपड़े चेंज नहीं किया, नहीं तो मेरा क्या हाल होता। कहते कहते वो खुश हो रही थी, पर उसकी की खुशी सिर्फ कुछ मिनट की थी, क्योंकि ध्वस्त अपने हाथों में कपड़े लिए वैसे ही टॉवल में कमरे में आ जाता है। आयता ने ब्लैंकेट को अपने ऊपर डाला हुआ था। उसने थोड़ा सा ऊपर करके देख लिया था कि ध्वस्त वहां से गया है कि नहीं, पर उसे वापस आते हुए देखकर वो और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। उसके हाथों में कपड़े देखकर तो उसकी सांस से अटक जाती है। वो अपने मन में, हे भगवान, ये बेशर्म यहाँ पर ही नहीं ना कपड़े चेंज करने वाला है, इसके अंदर थोड़ा भी दिमाग है कि नहीं, एक शादीशुदा औरत के सामने के ऐसे कपड़े चेंज कर सकता है, शर्म थोड़ी भी नहीं है। तब भगवान कहाँ पर चले गए थे। आयता मन ही मन ये सब कह ही रही थी कि तभी उसके कानों में ध्वस्त की गहरी आवाज आती है, उसे वक्त तुम्हारे बारे में सोच रहा था स्वीट हार्ट। वैसे भी एक ही जगह पर अगर दो शर्म करने वाले मिलेंगे तो जिंदगी जीना थोड़ा मुश्किल होता जाएगा, पर अगर बेशर्म कोई आ जाए तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। कहते कहते वो उसकी तरफ देखने लगता है और वही उसकी बात को सुनकर आयता हो जाती है। उसे समझ नहीं आता है कि आखिर वह कैसे जान पाया कि वह जगी हुई है। ये सोचकर वो और भी ज्यादा हैरान हो जाती है, पर ब्लैंकेट को अपने ऊपर वैसे ही डाले हुए सोने का नाटक करने लगती है और वही ध्वस्त उसे सोने का नाटक करते हुए देखकर उसके पास बढ़ने लगता है। पास आकर उसके कंधे पर अपने हाथों को ले जाता है, जिससे आयता ब्लैंकेट को कस के मुट्ठियों में भर लेती है और वही ध्वस्त उसके कानों में अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए, स्वीट हार्ट, नाटक करने के लिए पूरी जिंदगी है, फिलहाल तो फ्रेश हो जाए, तुमने रात से कुछ खाया नहीं है, भूख बहुत लगी होगी तुम्हें, कहकर वो उसके बालों को सहलाते हुए वहां से जाने लगता है। वही उसकी बात को सुनकर आयता पूरी तरह हैरान हो चुकी थी, बिस्तर पर बैठकर ब्लैंकेट को अपने ऊपर से निकालकर मुंह बनाते हुए, सच में यह इंसान इतना ज्यादा पागल कैसे हो सकता है, मतलब इसे कैसे पता चल गया मैं जागी नहीं हूं, और मेरे मन में क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा है, मैं कहाँ फंस गई कहिए, यह कोई शैतान तो नहीं है, डाउट तो हो रहा है, भरोसा नहीं है, इसकी हरकतें शैतानों वाली है। खुद में ही बातें करते करते वो वॉशरूम में चली जाती है। वॉशरूम से आकर वो फ्रेश हो जाती है, पूरी तरह से कमरे में आती है। तब वह देखते हैं कि पहले से ही वहां पर उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया हुआ है। वो उन कपड़ों को लेकर क्लोजिंग रूम में जाते हैं। कपड़े चेंज करके वह जब मिरर में खुद को देखते हैं तो उसने इस समय व्हाइट कलर का प्लाजो और येलो कलर का शर्ट पहना हुआ था, जिसमें बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वो खुद को ऊपर से नीचे तक देखी है। उसकी नजर गले में पहने हुए मंगलसूत्र पर चली जाती है और उसे मंगलसूत्र को देखकर उसे ऋतिक की कही हुई बातों के बारे में याद आने लगता है। मिरर में खुद को देखकर अपने हाथों की मुठियां बनाकर, मुझे कुछ भी करके मेरी माँ के ऊपर जो दाग लगा है उसे साफ करना ही है, मुझे पता लगाना ही है कि आखिर कहना क्या चाहता है। क्या सच में अगर ऐसा होता तो मुझे चाचा चाची से इस बारे में बात करनी ही होगी। आखिर वह मेरी माँ के खिलाफ ऐसे कैसे कह सकते हैं, उनके लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया और उन्होंने, कहते हुए उसका गाल भरने लगता है। वो अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेते हैं और फिर अपना सर हिलाकर वहां से चली जाती है। डाइनिंग टेबल की तरफ, वह डाइनिंग टेबल की तरफ आ ही रही थी, तभी उसे ध्वस्त मिलता है,
जो किसी से कॉल पर बात करते हुए आ रहा था। ध्वस्त को देखकर वो पूरी तरह से उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगते हैं। ध्वस्त उसे देख रहा था कि वह कैसे उसे इग्नोर कर रही है, जिसे देखकर उसके हाथों में पड़ा हुआ उसके मोबाइल पर उसकी पकड़ कर जाती है। वो कॉल को कट करके आयता के पीछे पीछे जाने लगता है, जो डाइनिंग टेबल की ओर आ रही थी। वो चेयर पर बैठकर अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेती है। तब तक वहां पर आ जाता है ध्वस्त, जो उसके सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। डाइनिंग टेबल बहुत ही ज्यादा बड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर 15 से ज्यादा लोग आते हैं। इतने बड़े डाइनिंग टेबल को देखकर आयता खुद से ही है गहरी सांस लेकर अपने मन में, बड़ा डाइनिंग टेबल की क्या जरूरत है, जबकि खाने के लिए एक ही शख्स यहाँ पर इतना बड़ा पैलेस भी ले लिया है। फिर भी कोई मतलब नहीं रहने वाला सिर्फ एक ही है। समझ नहीं आता है इंसान के पास इतने पैसे होने के बाद वो ऐसी अजीबो गरीब शौक को क्यों पालता है। क्या जरूरत है ये सब करने की। छोटा सा अपार्टमेंट ले लेता है और जितने बच्चे हैं उन्हें डोनेट कर देता, तो इससे कुछ बच्चों की जिंदगी तो सही से चलती। कुछ नहीं, इतना कहकर वो अपना सर हिलने लगते हैं और वही ध्वस्त उसके चेहरे को देख रहा था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन को देखकर समझ चुका था कि वह अपने मन में क्या सोच रही है, जिससे वो पानी के गिलास को अपने हाथों में लिए उसे गोल गोल घूमते हुए बड़ी अजीब तरह से होठों पर टेढ़ी मुस्कुराहट लिए। यही चीज तुम जैसे कमजोरों के लिए ही बनी है, जो दूसरों के बारे में सोचता है, जिन्हें ये भी नहीं पता कि हम जिनकी मदद कर रहे हैं। क्या वह यहाँ पर मदद तो हर कोई कर देता है, पर उन्हें याद करने वाला कोई भी नहीं होता है। स्वीट हार्ट, तुम जितना इस बारे में सोचोगी उतना ही तुम परेशान हो जाओगे। ये दुनिया है, यहाँ पर हर किसी को किसी न किसी चीज को पाने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है, तभी तो उसे वैल्यू पता चलता है। आयता सुनकर अपने होठों पर एक मुस्कुराहट लिए, यह मुझे भी पता है मिस्टर ओजस्वल, पर कुछ बच्चों की जिंदगी ऐसी होती है जहां पर उन्हें मेहनत तो करने का हौसला होता है, पर उन्हें उनकी मंजिल ही नहीं मिलती है। अगर मंजिल भी मिल जाए ना, तो उसे मंजिल को हासिल करने के लिए फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम होता है। रही बात याद करने की, तो भगवान हर तरफ है, उनकी नज़र हर तरफ होती है। अब मदद करके तो देखिए, खुशी आपके कदमों में खुद ही खुद आ जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।